हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। आज की जो वीडियो है वो एक कंपाइलेशन वीडियो रहेगी, यानी अभी तक हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं उन सभी का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। यानी आप एक सिंगल वीडियो से अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर लेंगे। दरअसल आप ही लोगों में से एक भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि इस टाइप की वीडियो आप टाइम टू टाइम डाल दीजिएगा, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो इसीलिए हम 10 से 12 दिन के अंदर ऐसी एक वीडियो डालने का देखेंगे जिसमें आपका पूरा कंपाइलेशन रहेगा और उन वीडियो की हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे। ठीक है, इनके अलावा मैं ट्राई करूंगा अलग से सेशन लिए जाएं जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन हो अलग अलग टॉपिक से, तो वहां से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If a number 714x25y6 is completely divisible by 72 and x is less than y, then find 2x plus 3y। यानी कि एक नंबर आपको दे रखा है 714x25y6 जो कि बोल रहा है कि 72 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है एंड x जो है वो लेस देन y है, तो हमको 2x प्लस 3y का मान बताना है। ठीक है, तो यार ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, आपको 72, क्योंकि 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 72 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि 72 का कोई पर्टिकुलर डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम 72 को डिवाइड करके इसको लिख देंगे 8 इंटू 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे बाद में। अब जैसे सबसे पहले मैं यहाँ 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ, तो जो नंबर मुझे दे रखा है 714x25y6, तो अगर ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उस नंबर के आखिरी के 3 डिजिट्स भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी आपको नंबर दे रखा है, अगर 8 से वो नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है तो उसके आखिरी के 3 जो डिजिट्स होंगी वो भी कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे 5y6 जो है वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, इसको हमें पता करने के लिए कि y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, हमको क्या करना होता है ना, हमको सबसे पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना है 500 के आसपास हमको ढूंढना होगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, अब 500 के आसपास जिसका यूनिट डिजिट 0 है और वो 8 से डिवाइड हो जाता है, तो आप बोलेंगे यार वो नंबर होगा 480। ये पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 60 बार। अब आप एक ऐसा नंबर इसमें ऐड, मतलब 8 का और मल्टीपल्स ऐड कीजिए कि मुझे आखिरी यूनिट डिजिट 6 मिले। तो 480 में मैं ऐड करूंगा 8, तो ये बन जाएगा 488, फिर 8 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 496। यानी 496 एक ऐसा नंबर मुझे मिल गया जिसकी यूनिट डिजिट 6 है और ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। बट मेरा आंसर 5 से स्टार्ट होना चाहिए, 500 में आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है ना, जो भी नंबर आ गया उस नंबर में आपको 40 ऐड कर देना होता है, तो ये बन जाएगा 536। अब देखिए, जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 8 गुणा 3 होता है आपका 24। ठीक है, अब आपसे बोलता है कि ऐसा अगला नंबर बताओ जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और उसकी यूनिट डिजिट 4 हो। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको 24 में 40 को ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगा 64। और 8 गुणा 8 आपका होता है 64, तो वो अगला नंबर होगा 64 जो कि 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वैसे यहाँ 496 में मैंने 40 ऐड किया तो 536 मुझे मिल गया जो कि आपका 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब अगर आपसे बोला जाए 536 के बाद अगला वो नंबर बताइए जो कि 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और उसकी यूनिट डिजिट 6 है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप 536 में अगेन 40 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 576। अब इसके बाद अगला नंबर ढूंढना हो तो अगेन 40 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 616। लेकिन अब आपको कौन सा नंबर चाहिए, 5 से स्टार्ट होने वाला नंबर चाहिए, तो वो नंबर मुझे मिल रहा है 536 और 576। अब इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ 5y6 थे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है y की वैल्यू या तो 3 होगी या 7 होगी। ठीक है, एक कंडीशन आपको मिल गई, इसके अलावा y की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। हम 616 में भी नहीं जाएंगे और 496 में भी नहीं जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3 और 7, इनमें से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल का काम हो चुका है। अब हम आएंगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल में। तो ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत ही कॉमन है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उसके सारे डिजिट्स को आप ऐड कर लीजिए एंड अगर वो 9 के बराबर आ रहा है या 9 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर जो है वो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसको करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 7 1 4 x25 y6 ये नंबर दे रखा है ना आपको। अब आपसे बोलता है कि अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई है 9, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको शॉर्ट करने के लिए क्या करना होता है पता है, आपको ऐसे नंबरों को ऐड करना है जिससे आपका सम 9 बन जाए। जैसे 7 और 2 9 बन जा रहा है, 7 और 2 9 बन जा रहा है, तो उसको आपको एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। ठीक है, वैसे ही 4 और 5 मिलकर 9 बन जा रहा है, तो इसको भी आपको हटा देना है। अब क्या बच रहा है मेरे पास, 1x y एंड 6, यानी कि x प्लस y प्लस 7 ये बच रहा है, यही नंबर बच रहे हैं। अब तो दोबारा हम सम करके 9 नहीं ला सकते ना, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 7 बच रहा है, जो कि हमको पता है अगर 9 से डिवाइड होना होगा ये नंबर तो या तो ये 9 के इक्वल होगा या 9 का ही कोई मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल अगला क्या होता है, 18। ठीक है, अगर एक और मल्टीपल लेता हूँ तो क्या होता है, 27।
ठीक है, इसके आगे और नंबर नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा। इनफैक्ट 27 भी आपका नहीं होगा, x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 27 भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसा लेता हूँ x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 27 में लेता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 20। अब जाहिर सी बात है जो मैंने ऊपर नंबर दे रखा है 714 x25 y6, ये सारे के सारे इसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो एक यूनिट डिजिट नंबर ही होगा, मतलब सिंगल डिजिट नंबर ही होगा। तो x प्लस वाई, अब मेरे को बताइए 20 कैसे हो सकता है अगर x और y दोनों के दोनों सिंगल डिजिट नंबर है। अगर सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर में ले लेता हूं जो कि होता है 9, दोनों में ले लेता हूं 9 प्लस 9, तो ये तो 18 ही बन रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 20 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x और y की वैल्यू हमको सिंगल डिजिट में लेनी है। तो इसका मतलब 27 वाला केस पॉसिबल नहीं है, या तो 9 होगा या 18 होगा। अब इसमें भी अगर मैं पहला केस ले लेता हूँ x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 9, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन से मुझे मिल रहा है x प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा, 18 माइनस 7 यानी कि 11। ठीक है, अगर मैं इस केस को लेता हूँ और यहाँ पे मुझे पता है कि y की वैल्यू या तो 3 होगी या 7, तो पहले मैं y की वैल्यू 3 लेके देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दूंगा तो यार x की वैल्यू तो नेगेटिव 1 आ जा रही है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर में डिजिट्स नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती ना, और 7 रख दूंगा तो -5 आ जाएगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है आपकी। तो मैं सीधे सीधे दूसरी वाली इक्वेशन में शिफ्ट हो जाऊंगा। अब देखिए यहाँ y की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू 3 रखता हूँ तो x कितना आ जाएगा, सेटिस्फाई करने के लिए 8 आ जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन तो मुझे मिल गया 8 और 3 का। और दूसरी कंडीशन में अगर मैं y की वैल्यू 7 रखता हूँ, 7 रख लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तभी ये 11 के बराबर होगा। तो दूसरी मुझे सिचुएशन मिल गई 4 और 7 की। ठीक, अब x 8 है y 3 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि x की वैल्यू y से छोटी होनी चाहिए, इसलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y 7 है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हमारी वैल्यू ये होगी। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, 2x प्लस 3y। ठीक है, x की जगह अगर मैं 4 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 8, प्लस y की जगह 7 डालता हूँ, 7 या 21, तो 21 प्लस 8 यानी कि 29 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, अब ये प्रॉपर इसका मेथड है, ऐसे ही इसको किया जाता है, बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह ऐसी अप्लाई नहीं होती है। अब देखिए आपकी प्रैक्टिस ना अगर जब बहुत अच्छी हो जाएगी तो इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 30 से 40 सेकंड ही लगने वाले हैं और आपका आंसर भी आ जाएगा। और साथ ही इसमें ऐसा भी जरूरी नहीं, जैसे मैंने 8 × 9 लिया था तो पहले मुझे 8 का ही डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, उसके बाद 9, आप पहले 9 का भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा फटाफट करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं इसको करूँगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस सही है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करूँगा। 9 का मैं पहले लेके देखता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब जैसे मेरे को नंबर दे रखा है 714 x25 y6। ठीक है, तो यहाँ 9 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए पहले मुझे 7 और 2 9 एलिमिनेट करना है, 5 और 4 हट जाएगा, 7 1 6 1 7, 7 प्लस x प्लस वाई जो है वो 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 18 27 में नहीं जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। एंड इसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो 5 y 6 आखिरी के 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, 480 डिवाइड होता है, उसके बाद 496, उसमें 40 ऐड करूंगा तो y की वैल्यू 3 मिलेगी या 7 मिलेगी। ठीक है, 40 40 ऐड करने पे इतना ही मिलेगा। अब अगर यहाँ से मुझे क्या मिला था, x प्लस वाई बराबर या तो 2 होगा या 11 होगा। पहली वाली सिचुएशन में अगर मैं y की वैल्यू 3 डालता हूँ तो नेगेटिव आ जा रहा है, 7 डालने से भी नेगेटिव आ जाएगा, तो वो नहीं लेंगे। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू अगर मैं 11 लेता हूँ, 11 लेने में अगर मैं y 3 रखता हूँ तो एक मुझे मिल रहा है 8 और 3, और अगर y में 7 लेता हूँ तो ये मुझे मिल रहा है 4 और 7। 8 और 3 होगा नहीं क्योंकि x की वैल्यू लेस बोली है, तो यही वाली सिचुएशन होगी। तो यहाँ से रखूंगा 4 दूनी 8 और 3 7 21, तो ये आपका 29 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी बहुत जल्दी आप इसको कर लेंगे। इस तरीके से आपको एक सर्कल दे रखा है और इसमें बोलता है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर है सर्कल का। लेंथ ऑफ आर्क्स AD एंड BD आर 56 एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी AD चाप जो है इसकी लेंथ है आपकी 56 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड BD जो आर्क है उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये 56 है एंड ये 40 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोलता है कि CD इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट D, यानी C से D सर्कल पे एक टेंजेंट खींचा जाता है, D पॉइंट में टेंजेंट है। तो ये वाला एंगल आप बता पाएंगे आराम से कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, टेंजेंट जो बनता है तो वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, सर्कल पे, तो ये वाला एंगल आपका ODC हो गया 90 डिग्री। इसके बाद आपसे बोलता है कि फाइंड एंगल BCD, यानी BCD ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक, ये वाला एंगल आपसे पूछा है तो इसको हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको पूछ रखा है, थीटा का मान आपको बताना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि आर्क की लेंथ आपको दे रखी है, AD आर्क की लेंथ एंड BD आर्क की लेंथ दे रखी है, और आपसे कुछ एंगल वगैरह कुछ पूछ रहा है। तो दिमाग में क्या क्लिक करेगा, एक फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा होगा और आपको पता ही होगा, यार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा ही होगा। तो यही यहाँ पे यूज़ होने वाला है और इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होने वाला है।
ठीक है। जैसे हम अगर ए ओ सी वाले सेक्टर में देखते हैं, ये वाला सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो हमको पता है, अगर मैं एंगल की बात करूँ, चलो यहाँ पे मैं इसको एंगल मान लेता हूँ θ1, ठीक है, और वैसे यहाँ पे इसको एंगल मान लेता हूँ θ2। ये θ1 हो गया, θ2 हो गया। इतना आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ए ओ डी वाले सेक्टर में इसको लगाना चाहूँ इस फॉर्मूले को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल है आपका θ1, आर्क लेंथ है आपकी 56 एंड रेडियस है आपका आर मान लेते हैं, ठीक है। जो इस सर्कल की रेडियस है वो आर है हर जगह, क्योंकि एक ही सर्कल है तो रेडियस आपकी सेम रहने वाली है। एंड वैसे ही अगर मैं यहाँ से θ2 निकालना चाहूँगा, जो कि मुझे मिलेगा डी ओ बी सेक्टर से, ठीक है, यहाँ से θ2 मिलेगा, तो आर कितनी है यहाँ पे 40 है इसके करस्पॉन्डिंग, और रेडियस आर ही रहने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, θ1/θ2 कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 56/40, क्योंकि आर से आर तो कट जाएगा ना। अब 56/40 आ रहा है, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने की देखता हूँ तो ये 8 से कट जाएगा, 8 से कटने पे कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स, और ये आ जाएगा 5 टाइम्स। यानी कि जो θ1 है ना आपका, वो मान लेते हैं 7 यूनिट है, और θ2 आपका 5 यूनिट है। तो θ1/θ2 आपका 7:5 मिल चुका है। θ1 को मैंने 7 यूनिट मान लिया, θ2 को 5 यूनिट मान लिया। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ θ1 प्लस θ2, तो टोटल कितनी यूनिट्स हो गई, 12 यूनिट्स हो गई ना। और इस 12 यूनिट्स का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा भाई, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, एक लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स बने हुए हैं, तो आपको पता है यार कि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे तो इनका सम तो 180 डिग्री होगा ना। तो वैसे यहाँ 12 यूनिट्स का मान 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो एक यूनिट का मान मुझे कितना मिल रहा है, 15 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं θ2 निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये 5 यूनिट है, एक यूनिट का मान 15 डिग्री है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 75 डिग्री, ठीक है। ये 75 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्रीज ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, तो 90 75, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा आपका, 15 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल में बना हुआ तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है उनका सम, तो ये 15 डिग्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। इस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग में रखना है कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट यूज़ करना है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मुझे क्या आर्क दे रखा है और मुझसे कुछ एंगल वगैरह कुछ पूछ रहा है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाना चाहिए कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब आपकी रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो डायरेक्टली आप क्या देखेंगे, एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आर्क से, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क। अब आर्क का रेशियो मुझे दिख रहा है 56/40 यानी 7:5, तो एंगल का भी रेशियो 7:5 हो जाएगा। एंड 7:5 दोनों को ऐड करता हूं तो 12 यूनिट्स बन गया। 12 यूनिट्स का सम आपका हो गया 180 के बराबर, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, तो एक यूनिट का मान 15 डिग्री। अब मुझे यहाँ 5 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। 7 यूनिट वाले का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं ट्राइंगल के अंदर देख रहा हूँ, ODC वाले ट्राइंगल के अंदर देख रहा हूँ ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये 75 डिग्री मुझे मिल जाएगा 5 यूनिट का मान, और 90 डिग्री पहले से था, 90 + 75 + थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा आपका 15 डिग्री आ जाएगा। इसको आराम से आप 15 से 20 सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि 16x² + 4y² - 40x + 12y + 34 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x एंड y, ठीक है। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे बोल रहा है x और y आप बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स दिए होंगे और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होंगे। जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐड करके आपको इक्वेशन दे रखी है। यहाँ मैं देख रहा हूँ एक मुझे दे रखी है 16x² - 40x प्लस कुछ कांस्टेंट दे रखा है, ये वाली एक इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन मुझे दे रखी है 4y² + 12y प्लस कांस्टेंट कुछ, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो रहा है 0। यहाँ मुझे इतना समझ में आ गया कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिलके ही ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो अब क्या करना होता है ना, हमको बेसिक मेथड पहले आपको बताता हूँ, फिर बाद में हम शॉर्ट ट्रिक में आएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, हमको इसको a + b या a - b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। वैसे ही सेम इसको भी हमको a + b या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद फर्दर हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं देख रहा हूँ 16x², इसको मुझे इस तरीके से करना है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का होल स्क्वायर बन जाए। जैसे 16x² ये है, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब ये हो चुका है, उसके बाद मुझे अब 2ab वाला टर्म चाहिए। जैसे -40x जो है ना, ये -40x ही मेरा 2ab वाला टर्म बनाएगा। कैसे बनाएगा, माइनस की जगह मैं माइनस लिखूंगा, 2 की जगह 2 लिखूंगा, a की जगह मुझे a मिल गया 4x, तो a की जगह मैं 4x लिख दूंगा। और b वाला टर्म मुझे नहीं पता है, b वाला मुझे क्या यहीं से फाइंड आउट करना है, तो ये है 8x, ये 8x है और ये है 40x। तो 8x में कितना मल्टीप्लाई करूं कि वो 40x बन जाए, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये मुझे टर्म मिल गया। अब यहाँ से मुझे क्या पता लगा, ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये b होगा, ठीक है। ये b होगा तो प्लस का b का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गई। अब दूसरे वाले को चेंज करते हैं, ठीक है, जो ये दे रखा है 4y² को मैं क्या लिखूंगा इस बार, 2y का होल स्क्वायर, ठीक।
2y का होल स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई। अब प्लस की जगह प्लस रहेगा 12y, ये जो 12y है ना, 12y से मुझे 2ab वाला टर्म बनाना है। कैसे बनाऊंगा? 2 की जगह 2 रहेगा, a की जगह मैं 2y लिखूंगा, और अब b की जगह मैं क्या लिखूं कि वो 12y बना दे। तो ये टोटल आपका 4y हो चुका है। 4y में कितना मल्टीप्लाई करूं कि वो 12y बन जाए? तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यही 3 मेरा b होगा। तो उसके बाद क्या करूंगा? 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही था। तो यहाँ से मैं क्या बना पा रहा हूँ इसको? ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, a यहाँ से a हो गया 4x, b हो गया 5, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये। वैसे ही इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा प्लस का, ये है a और ये है b, और ये बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये इक्वल टू आ गया 0। अब देखिए, एक टर्म स्क्वायर का दूसरा भी टर्म स्क्वायर का इक्वल टू हो रहा है 0। ये तभी पॉसिबल है ना जब ये इंडिविजुअली दोनों के दोनों 0 के बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों 0 होंगे तभी ये 0 हो पाएगा, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मुझे 0 चाहिए तो दोनों के दोनों को 0 ही होना पड़ेगा। ठीक, तभी ये पॉसिबल है। अब देखिए, ये 0 होगा तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा 5/4। ठीक है, और ये 0 होगा तो यहाँ से मुझे y मिल जाएगा माइनस का 3/2। तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन में, आ जाएगा यहाँ से। लेकिन अब आप देख रहे होंगे ये बेसिक मेथड से 1 मिनट तक आपको आराम से लग सकता है। ठीक, अगर आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी तब भी आप 40 सेकंड तब भी आपको लगेगा ही। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें 10 सेकंड में आराम से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ आते हैं। ठीक है, क्या है इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद हम 1-2 एग्जांपल्स और लेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और आपको बाकी इधर उधर नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। अब जैसे सेम क्वेश्चन है ना, ये आपको दे रखा है 16x² प्लस 4y स्क्वायर माइनस 40x प्लस 12y प्लस 34 इज इक्वल टू 0। अब मुझसे बोल रहा है x और y मुझे बताना है। ठीक, अब इसमें ना सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले मुझे ना जितना भी वेरिएबल वाला टर्म है वो मुझको इक्वल टू के एक साइड में कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में सारा का सारा वेरिएबल वाला टर्म x y जो भी लिखा है वो सब कुछ इक्वल टू के एक साइड पहले से है, तो मुझे चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक, और साथ ही एक छोटी सी चीज़ इसमें और है कि इसमें आपको एक्स वाई वाला टर्म नहीं मिलना चाहिए, यानी दो अलग अलग वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ हुआ एक टर्म होगा वो नहीं मिलना चाहिए, वहाँ पे इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मुझे एक्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो तब हम इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट जेड दिया होता है, जेड स्क्वायर, या 3-4 वेरिएबल भी दिए होते तब भी हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ही वेरिएबल दिए हैं, 3 वेरिएबल पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, वो आप ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है, वही आपको ध्यान रखना है और सारा क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। छोटा सा फॉर्मूला क्या है, जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट मैं इससे x और y की वैल्यू निकाल लूंगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है कि -1/2, सबसे पहले -1/2 बाहर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट, सेम चीज, ऑफ x स्क्वायर। बस इतना सा फॉर्मूला है। कोफिशिएंट का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कोफिशिएंट ऑफ x बोला है तो इस इक्वेशन में जो x के सामने वैल्यू लिखी होगी ना -40, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x। अगर मेरे से बोलता कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के सामने क्या वैल्यू लिखी है 16, तो वो हो जाएगा 16। तो इस चीज को मैंने यहाँ वैल्यू पुट करके देखता हूँ, तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा, -1/2 बाहर रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ x बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -40। ठीक है, साइन के साथ आपको लेना है, गलती नहीं करनी है, साइन भी लेना है। -40 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 16। ठीक, ये आ जाएगा। अब ये 8 से कट रहा है 2 बार, 8 से कट रहा है 5 बार, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5/4। ठीक है, वैसे ही सेम फॉर्मूला आपको लगाना है y के लिए भी, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लगाना है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y इक्वल टू आ जाएगा -1/2 इंटू y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 12, प्लस का 12 है तो 12 हो जाएगा, अपॉन y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, प्लस का 4 तो 4 आ जाएगा, इससे कट जाएगा 3 बार, तो ये यहाँ से मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो 5/4 -3/2 यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यार यही है, इसमें बहुत ही शॉर्ट है, इसको अब अगर आप समझ जाएंगे तो 10 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका एग्जांपल कि 4x स्क्वायर -14y -12x प्लस 49y स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आपको लंबी चौड़ी इक्वेशन दे रखी है और आपको x और y निकालना है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको चेक करना है कि सारा का सारा वेरिएबल वाला टर्म आपका इक्वल टू के एक ही साइड में है। जी हाँ, बिल्कुल दे रखा है, सब कुछ एक ही साइड में है, तो बिल्कुल आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपको चेक करना है कि क्या कोई एक्स वाई वाला टर्म दिख रहा है, दो अलग अलग वेरिएबल्स का मल्टीप्लाइड किया हुआ टर्म मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमारी दूसरी वाली कंडीशन भी हो गई। अब मुझे डायरेक्टली यहाँ x और y की वैल्यू लिखनी है। x आ जाएगा -1/2
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट क्या है माइनस का 12 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4, तो 4 आ जाएगा, इससे कट जाएगा 3 बार, तो ये माइनस माइनस प्लस 3/2 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वैसे y निकालना चाहूँगा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y का क्या कोफिशिएंट है माइनस का 14, तो माइनस का 14 ऊपर लिखो, अपॉन वाई स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है 49, तो 49 को नीचे लिखो, इससे कट जाएगा 7 टाइम्स, इससे भी कट जाएगा 7 टाइम्स, तो 1/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, x इतना हो जाएगा, y इतना हो जाएगा आंसर। बहुत ही शॉर्ट है और कई बार तो हमको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ऐसे ही देखते ही बता दोगे आप। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मतलब डिफिकल्ट क्या कहूँगा, अगर ये आप समझ जाएंगे तो सब कुछ आसानी है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है a² + b² + 4c² = ट्वाइस ऑफ 2a - 3b + 6c - 13 और ब्रैकेट में बाहर 4। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करने जाएंगे, सब कुछ आपको अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अजीब हो जाता है, इसीलिए आपको ऐसा करना ही नहीं है। इसको आपको क्या करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, मैंने आपको बताया कि सारा वेरिएबल वाला टर्म आपका इक्वल टू के एक साइड आना चाहिए, तो इसी चीज़ को मुझे अरेंज करना है बस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² + 4c²। अब देखिए इक्वल टू के उस साइड में क्या है प्लस का 4a, तो जब इस साइड आएगा तो माइनस का 4a बन जाएगा। इक्वल टू के उस साइड क्या है माइनस का 6b, तो इस साइड आएगा तो प्लस का 6b बन जाएगा। इक्वल टू के उस साइड क्या है प्लस का 12c, तो इस साइड आएगा तो माइनस का 12c बन जाएगा। इक्वल टू कुछ भी लिखा हो कांस्टेंट, हमको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लिखा हो। ये एग्जांपल इसीलिए दिया आपको कि आपको कांस्टेंट को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट से आपको कोई मतलब नहीं है। सारा का सारा वेरिएबल वाला टर्म आपका एक साइड आ चुका है, तो आपका काम खत्म हो चुका है। अब आपको a b c अलग अलग वैल्यूज को निकालना है पहले। ठीक है, तो यहाँ से a निकालूंगा उसी फॉर्मूले से, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ a का कोफिशिएंट क्या है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a² कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है नहीं, उसके आगे 1 लिखा है तो 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद 2 से ये कट जाएगा ट्वाइस, तो माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू आ गई 2। b निकालता हूँ -1/2 कोफिशिएंट ऑफ b कितना दे रखा है 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b² कितना है 1 है अगेन, तो ये हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा 3 बार, माइनस का 3 आ जाएगा b की वैल्यू। वैसे ही c निकालूंगा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ c कितना दे रखा है -12 दे रखा है, -12 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ c² यानी कि 4। ठीक है, 4 आ गया, तो इससे कट जाएगा थ्राइस और ये 3/2 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में a + b + c तीनों को ऐड करना है, तो 2 - 3 + 3/2 यानी -1 + 3/2 1/2 आंसर आ जाएगा। पहला वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर तो आराम से कर लेंगे, अगर 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी दे रखे होंगे तो। वहीं अगर आप इसको बेसिक मेथड से करने जाते तो आराम से 1 से 1.5 मिनट तो कम से कम आपको लग ही जाता। ठीक है, और सपोज करिए एग्जाम के टाइम में मेंस का ही एग्जाम दे रहे हैं और 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो वहाँ 3-4 मिनट आप ले लेंगे बेसिक से करने जाएंगे। वहीं इतने आसान वाले मेथड से जो ट्रिक मैंने आपको बताई, इससे आप 40 सेकंड के अंदर 3 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 1728 एंड k इज 5184 देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल। ठीक है, आपको 2 नंबर दिए हैं 1728 और k। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आपको दे रखा है 5184, तो k की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसको आप ध्यान से समझना कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो भी हमको नंबर्स दिए हैं हमको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इसका कर देना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको कर देना है। ठीक, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ क्या, इनको आपको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में चेंज कर देना है बस, और कुछ नहीं, जितना आप कर सकते हैं। तो 1728 यार वैसे एक स्पेशल नंबर है, आपको पता होगा, ये होता है आपका 12 का क्यूब। ठीक है, 12 का क्यूब, तो इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब, क्योंकि 3 × 4 आपका 12 होता है। और 3 तो मुझे मिल गया प्राइम नंबर, लेकिन 4 नहीं मिला है क्योंकि 4 होता ही नहीं प्राइम नंबर, इसको मुझे और डिवाइड करना पड़ेगा फर्दर। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2² का क्यूब, तो ये बेसिकली हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 6, क्योंकि पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है ना, ये तो पता ही होगा आपको। तो यहाँ से मुझे 1728 की वैल्यू मिल गई इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। अब 5184 का मुझे चेंज करना है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 1728 इंटू 3 मुझे देता है 5184। ठीक है, 1700 इंटू 3 5100 और 28 इंटू 3 84। तो यहाँ से 5184 जो है वो एक्चुअली में 1728 इंटू 3 ही है, यानी कि ये क्या है, ये है 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 जो था उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा अगर मल्टीप्लाइड में है तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, 3 और 1 है तो ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 ये हो जाएगा। यहाँ से ये मिल जाएगा और यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है ना, अब आपको आगे सॉल्व करना है। देखिए अब हुआ क्या, बेसिकली इतना करने के बाद कि 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 एक नंबर मिल गया,
और दूसरा नंबर मिल गया मुझे k, और इन दोनों का एलसीएम बोल रहा है 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 है। अब यहाँ से k की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है ये आपसे पूछा है। तो ना अब देखिए जरा ध्यान से समझना एक चीज को। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम दोनों केस के लिए अलग अलग करके सॉल्व करेंगे और वहां से हम ट्राई करेंगे कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं k की। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज को आप ध्यान देना, यहां लिखा है 3 की पावर 3 और यहां लिखा है 3 की पावर 4। 3 की पावर 3 से भाई 3 की पावर 4 कैसे अपने आप कैसे चेंज हो गया? तो ये चेंज तभी हुआ होगा क्योंकि k की वजह के में ही कुछ ऐसा छुपा होगा कि 3 की पावर 3 जो है वो 3 की पावर 4 में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना भाई, अगर मेरे सामने लिखा है दो नंबर्स इस तरीके से लिखे हैं, एक लिखा है आपसे 9 और दूसरा नंबर है k, और बोल रहा है 9 और k का एलसीएम होता है 27, तो मेरे को बात बताना, एलसीएम की बात चल रही है, एचसीएफ की बात नहीं चल रही है, तो एलसीएम के लिए k की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, ध्यान से बताना। तो यार आप बोलेंगे यहाँ पे k की वैल्यू केवल और केवल 27 ही पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं 27 से छोटा ले लेता हूँ क्योंकि 27 का एक फैक्टर 9 होता है डायरेक्टली इसके बाद, तो 9 और 9 का तो एलसीएम 9 ही हो जाएगा, और एक और फैक्टर छोटा ले लेता हूँ जो होता है 3, तो 9 और 3 का एलसीएम अगेन 9 हो जाएगा जो बड़ा वाला नंबर होगा। तो वैसे ही यहाँ 9 और 27 का एलसीएम 9 और 27 का एलसीएम मुझे 27 ही मिलेगा, तो इसीलिए 3 की पावर 3 और इसके साथ 3 की पावर 4, इन दोनों का एलसीएम मुझे 3 की पावर 4 मिलेगा। ठीक है, इसलिए k के अंदर 3 की पावर 4 पहले से ही मौजूद है। इतना आप समझ पा रहे हैं? सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 3 था, यहाँ पे मुझे पता नहीं है क्या था, और मुझे बाद में मिल रहा है 3 की पावर 4, तो इसका मतलब 3 की पावर 4 यहाँ ऑलरेडी छुपा हुआ है k के अंदर। 3 की पावर 4 से छोटा नहीं हो सकता है और 3 की पावर 4 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 की पावर 4 से बड़ा होगा तो वही उसका एलसीएम होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि 3 की पावर 4 ही है, इसीलिए k के अंदर 3 की पावर 4 छुपा है। अब हम आते हैं 2 की पावर 6 वाले टर्म में। यहाँ आपको ध्यान से समझना है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 12 ले लिया और दूसरा नंबर मैंने ले लिया k, और बोल रहा है 12 और k इन दोनों का एलसीएम 12 ही है। यहाँ 2 की पावर 6 था, यहाँ भी 2 की पावर 6 मिल रहा है, तो इसीलिए मैं आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रहा हूँ। यहाँ 12 था और दूसरा नंबर है k, और आपसे बोल रहा है इसका जो एलसीएम है वो 12 है। तो भैया k की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? तो सबसे पहली वैल्यू तो k की क्या पॉसिबल है? खुद 12। ठीक है, 12 और 12 का एलसीएम 12 होगा, या 12 का कोई फैक्टर होगा, अगला फैक्टर आएगा 6, 12 और 6 का एलसीएम 12 होगा, या अगला इसका फैक्टर आएगा उसके बाद 4, 12 और 4 का एलसीएम 12 होगा, अगला फैक्टर आएगा 3, 12 और 3 का एलसीएम 12 होगा, अगला आएगा 2 और अगला आएगा 1। तो ये सारी वैल्यूज पॉसिबल होंगी 12 के लिए। तो सेम चीज भाई हमको यहाँ भी तो सेम ही चीज करनी है ना, कुछ अलग थोड़ी ना करना है। तो इसीलिए 2 की पावर 6 और इसके साथ साथ 2 की पावर 6 अगर लिखा है साथ में, तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 इन दोनों का एलसीएम 2 की पावर 6 ही होगा, या 2 की पावर 6 का ही कोई फैक्टर होगा, तो इसका अगला फैक्टर क्या होता है? 2 की पावर 5। ठीक है, या ये होगा, या इसके बाद उसका एक और फैक्टर 2 की पावर 4, अगला एक और फैक्टर 2 की पावर 3, अगला एक और 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1, और लास्ट में 2 की पावर 0 जिसको हम 1 कहते हैं, जो यहाँ भी था और यहाँ भी था। 1 हर जगह कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मुझे कितनी वैल्यूज मिल गई? 2 की पावर 6 मिला, ये 3 4 5 6 7, यानी ये मुझे मिल गई कितनी? 7 वैल्यूज। ठीक है, ये 7 वैल्यूज मिल चुकी हैं मुझे, है ना। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा, तो पहले तो मैं k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो k की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगी? 3 की पावर 4 जो है हर जगह कांस्टेंट रहने वाला है, इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा या तो 2 की पावर 6, या मल्टीप्लाई में होगा 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, या मल्टीप्लाई में इस तरीके से सारे के सारे होंगे, और आखिरी वाला जो आपका नंबर होगा वो होगा 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, तो टोटल मुझे कितनी वैल्यूज मिल रही हैं? 7 वैल्यूज मुझे मिल रही हैं, इसीलिए मेरा आंसर भी 7 होगा। आपका आंसर ये वाला बी वाला करेक्ट होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। काफ़ी मज़ेदार सा सवाल है, और इसके बाद इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है कि सपोज ना, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आ जाता हूँ ये वाले में, यहाँ मुझे मिल रहा था 3 की पावर 3 था यहाँ पे ना, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 4 जा रहा है। सपोज यहाँ 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 में ही जाता, ठीक है, तो यहाँ से अगेन मुझे कॉम्बिनेशन निकालने पड़ते। 3 की पावर 3 होता, 3 की पावर 2 होता, 3 की पावर 1 होता और 3 की पावर 0 होता। तो 4 केस मुझे मिल गए, यहाँ से 4 केस मिल गए, और यहाँ से 4 केस मिल गए, और यहाँ से 7 केस मुझे पहले से मिले थे। 4 यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए, तो 4 और 7 को मुझे मल्टीप्लाई कर देना होता उस केस पे, तो 28 मेरा आंसर होता तब। ठीक है, उसी को अगर मैं इसी वाले एग्जांपल में उसको भी ले लूँगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि क्या यूज़ होने वाला है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन 116 फैक्टोरियल माइनस 115 फैक्टोरियल। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं 3 2 6 0 0 0 0, तो
जो लास्ट के जो जीरोस है ना, यही आपको बताना है, यही नंबर ऑफ जीरोस क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस अगर बोल रखा है स्पेसिफिकली तो आखिरी के जो जीरोस हैं वही आपको बताना होता है। ठीक है, अब बोला है 116 फैक्टोरियल माइनस 115 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज 5 फैक्टोरियल लिखा है कहीं, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि उस नंबर से लेकर 1 तक मुझे सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब जैसे ना क्वेश्चन में क्या बोला है, 116 फैक्टोरियल माइनस 115 फैक्टोरियल, इसमें बोला है नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको और समझनी होगी। जैसे ये तो हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, अगर मेरे से बोलते 4 फैक्टोरियल का माना बताइए, तो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे वो निकाला सेम टू सेम वैसे ये भी 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वाला पार्ट मेरा 4 फैक्टोरियल का पार्ट हो गया। यानी कि सेम चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ मैं 116 फैक्टोरियल को भी क्या लिख सकता हूँ, 116 इंटू 115 का फैक्टोरियल, है ना। अब माइनस का 115 का फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा। तो बेसिकली ये हो क्या गया, ये हो गया आपका 115 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और 116 माइनस 1 अंदर रहेगा, यानी कि 115 ये बच जाएगा। यानी कि जो गिवन नंबर था ना मेरे को क्वेश्चन में, वो और कुछ नहीं बल्कि ये है। अब इसमें मुझे बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मुझे बताना है। ठीक है, यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब मुझे बताना है कि इस जो नंबर दे रखा है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पे ध्यान देना। अब जैसे मुझे वो नंबर मिल गया 115 फैक्टोरियल इंटू 115, ये मिल गया है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, नंबर ऑफ जीरो जब हम बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है क्या एक्चुअली में, इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी नंबर में लास्ट में कितने जीरोज आ रहे हैं वही नंबर ऑफ जीरोज होता है बेसिकली। तो अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ इस तरीके से 1320000, ठीक, कितने जीरो आ गए यहाँ पे, 4 जीरोज आ गए। और ये 4 जीरोज कैसे आए होंगे, जब मैं 4 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तभी तो 4 जीरो आए हैं। इतना आप समझ रहे हैं। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 10। इतना आप समझ पा रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10 और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज बोला है तो जितने मेरे 10 के मल्टीपल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होने वाले हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद ध्यान देना, जैसे 10 लिखा है तो 10 को मैं क्या स्प्लिट करके लिख सकता हूं, 2 इंटू 5। तो यानी कि किसी भी नंबर में जो मुझे दे रखा है उसमें मुझे नंबर ऑफ 2 पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ 5 पता चल जाएंगे, तो उनके बेसिस पे मैं नंबर ऑफ 10s बता सकूंगा और नंबर ऑफ 10s जितने आ जाएंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको। अब इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, जैसे आपके सामने कोई नंबर लिखा है उसको ब्रेक डाउन करके उसको लिख रखा है इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 5 हो गए। उसके बाद कुछ भी लिख रखा है 3 इंटू 7 इंटू 11, कुछ भी लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिख रखा है। अब मेरे से बोलता है यहाँ पे मुझे 3 2 मिल गए और 4 5 मिल गए, 3 2s एंड 4 5s। ठीक, अब मुझे 10 बनाने के लिए 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए। तो यहाँ का 1 2 और 1 5, 1 2 और 1 5, 1 2 और 1 5, कितने 10 बन गए, 3 10 बन गए, 3 10 बन गए ना। और ये वाला 5 खाली छूट गया। अब मैं यहाँ आपसे बोलता ये वाला 5 तो खाली छूट गया, अगर यहाँ पे और 5 होते, कितने भी 5 होते तो क्या वो काउंट होते, उनसे मुझे 10 मिल पाता। 10 मिलने के लिए मुझे 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए, जो कि मेरा हो चुका है। यहाँ से 3 2 हैं और ये 3 2 जो है वो 3 5 के साथ मिलके आपका 3 10 बना देंगे, तो बाकी के 5 सारे वेस्ट हो जाएंगे। एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। यानी कि सपोज आपके सामने क्या है, 3 5 लिखे हैं और आपके सामने क्या है, 6 2 लिख रखे हैं। ठीक है, 6 लिखे हैं, कितने भी लिख रखे हैं, उसके आगे कुछ भी नंबर लिखा है उसे डजंट मैटर, बस उसके अंदर 2 या 5 ना हो, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हो। तो यहाँ से क्या होगा, अगेन 5 और 2 मिलके 10, 5 और 2 मिलके 10, 5 और 2 मिलके 10। तो यहीं से मेरे को 10 मिल गए। इनके बाद यहाँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना भी करता रहूँ मुझे 10 नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा यहाँ पे कि लेसर ऑफ 2s और 5s, ठीक है, इनमें से जो भी कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज मुझे, नंबर ऑफ 10s मुझे मिलने वाले हैं, और जितने नंबर ऑफ 10s मुझे मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इतना आप समझ गए, बस यही आपको समझना था, यही आपका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है यहाँ पे, और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा।
ठीक, अब जैसे हम यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए थे, 115 फैक्टोरियल इंटू 115 तक हम पहुँच गए थे। इसके आगे मुझे बताना है। तो अब यहाँ पे ना कैसे आप नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स निकालेंगे, हमको पहले नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स ही निकालना पड़ेगा। जो कम होगा उतने ही नंबर ऑफ टेंस होंगे और उतना ही नंबर ऑफ जीरोस मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ना यहाँ निकालने का, अब देखिए इनको मैं अलग अलग करके निकालूंगा। पहले 115 फैक्टोरियल का निकालूंगा, फिर 115 का निकालूंगा, बाद में उसको हम कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे 115 फैक्टोरियल है, इसमें मुझे पहले हम इसकी बात करें, ठीक है ना। तो इसमें मुझे अगर अब नंबर ऑफ टूज बोलता है निकालने के लिए, तो कैसे निकालना है इस चीज़ को आप ध्यान देना। छोटा सा तरीका होता है निकालने का। जैसे 115 लिखा था, उसको मुझे 2 से डिवाइड कर देना और कुछ नहीं। ठीक, अगर मैं 115 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 57 टाइम्स पूरा नहीं जाएगा, बट 57 टाइम्स ही जाएगा मैक्सिमम। 58 टाइम्स क्या हो जाएगा, 116 हो जाएगा। तो 58 तक मुझे नहीं जाना है, यानी कि 115 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 57 टाइम्स तक ये जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक, 57 टाइम से चला जाएगा। तो अगेन हमको इस नंबर को 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक, अभी कितनी बार जाएगा, 28 टाइम्स 56 होता है, 29 टाइम जो होता है वो 58 होता है। तो 29 टाइम्स तक हमको नहीं जाना है, हमको 28 तक ही जाना है, 28 तक। ठीक है, तो 28 तक हम गए। अब उसके बाद अगेन हमको इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से कितने टाइम्स 28 कट जाएगा, पूरा कट जाता है 14 टाइम्स, तो इसको हम 14 लिखेंगे। अगेन इसको मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, तो कितनी बार चला जाएगा, 7 टाइम्स पूरा। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, तो 4 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ही लूंगा। ठीक है, अगेन मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये 1 टाइम्स पूरा मतलब 1 टाइम्स जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, अब ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमको तब तक इसको करते रहना है जब तक हमारी जो वैल्यू जो आ रही है वो उस गिवन नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी आ जाती है। जैसे यहाँ 1 आ चुका है, तो इसके बाद मैं इसको फर्दर और डिवाइड नहीं करूंगा। तो यहाँ अगर मेरे से पूछता है 115 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ टूज कितने हैं, तो नंबर ऑफ टूज कितने हो जाएंगे, 57 प्लस 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, इन सबको मुझे ऐड कर देना होता। ठीक है, अब आप इनको ऐड करके देख लीजिएगा, बहुत सारा नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद नंबर ऑफ फाइव्स में निकालता हूँ। ठीक, नंबर ऑफ फाइव्स में निकालता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 115 अपॉन 5। सेम तरीका है जैसे मैंने टूज में निकाला, वैसे ही नंबर ऑफ फाइव्स निकालूंगा। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 23 टाइम्स पूरा चला जाता है। अगेन 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 4 जार 20 हो जाता है। अब मैं 5 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 4 छोटा हो गया 5 से। तो यहाँ मेरे से अगर बोलेगा नंबर ऑफ जीरोज आपको बताना है, तो 23 और 4 यानी कि 27 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 27 ही क्यों आएगा आपका नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स में से छोटा वाला होगा उतने ही नंबर ऑफ टेंस मुझे मिलेंगे, और जितने नंबर ऑफ टेंस मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब नंबर ऑफ टूज में आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका काफी ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, 90 100 के आसपास आ जाएगा, जबकि नंबर ऑफ फाइव्स केवल 27 मिल रहे हैं। और इस चीज को ना आप देखते ही बता भी सकते हैं। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आप बोलेंगे 115 को मैं 2 से कब तक डिवाइड करता रहूंगा, बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, और 115 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कम ही 5 मिलेंगे। तो इसलिए आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड करके इसको देख सकते हैं, 2 से आपको करने की जरूरत नहीं थी, वो आपको विद प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे 27 मिल चुका है, बट हमारा आंसर 27 नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी 115 भी तो बचा है ना, 115 के अंदर भी कुछ 5 होंगे, तो वो 5 मुझे कैलकुलेट कर लेने हैं एंड उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 115 है, अब 115 एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो ये होता है 5 इंटू 23। तो 23 के अंदर तो कोई और 5 नहीं है, यानी कि एक ही 5 मुझे मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27 प्लस 8 यानी कि 28 मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप यार आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फैक्टोरियल में अगर दे रखा है तो किस तरीके से आप नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, टूज आप निकालिए, फाइव्स आप निकालिए, जो कम हो रहा है बेसिकली उतने ही आपको नंबर ऑफ टेंस मिलेंगे, जितने नंबर ऑफ टेंस मिलेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज आपको मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह मैंने हटा दी है, सिंप्लीफाई करके आपको एक डायग्राम दे दिया है। वैसे लैंग्वेज के अंदर था, आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया क्या क्या चीज़ बोली है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज दिख रहा है ABCD, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको AE की लेंथ 3 सेंटीमीटर दी है, BC की लेंथ 4 सेंटीमीटर दी है एंड DC बराबर DE बोल रखा है। ठीक है, और साथ ही एंगल A और एंगल C दोनों के दोनों 90 डिग्री दिए हुए हैं। ये जो स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है 90 डिग्रीज। ठीक है, दोनों के दोनों 90 डिग्रीज हैं। और आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर BEFG, यानी कि आपको बोल रखा है ये जो छोटा सा डब्बा बना हुआ है स्क्वायर मतलब चतुर्भुज है, ठीक है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब चारों की चारों साइड्स बराबर होंगी। ठीक है ना, तो इसको हम कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, सपोज इसको हम x मान लेते हैं, तो हमको क्या बोला है, एरिया ऑफ स्क्वायर BEFG निकालना है। मतलब बेसिकली हमको x ही निकालना है और हमको x का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो हमको इस x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पे हमारी क्या अप्रोच रहती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ ना, मुझे 90 डिग्रीज दिख रही है दो जगह। अब हमको इस 90 डिग्री का ही यूज़ करना है। सबसे पहला यहाँ मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला डी से जा रहा है DAE, ठीक है, एक ट्राइंगल दिख रहा है और 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो आपके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ? बिल्कुल हुआ होगा कि यार यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी ना। तो यही आपको सोचना है, जहाँ 90 डिग्री दिख रहा है आपको ट्राई करना है पाइथागोरस थ्योरम कहाँ कहाँ लग सकता है। अब जैसे एक ट्राइंगल में तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसमें मैं लगा सकता हूँ कुछ ना कुछ पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन इस वाले में अब इसके अलावा यहाँ 90 डिग्री एक और दिख रहा है, बट यहाँ कोई ट्राइंगल नहीं दिख रहा है मुझे। तो यहाँ मुझे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा, एक ट्राइंगल बनाना होगा खुद से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ आपको 90 डिग्रीज दिख रहा है वहाँ थोड़ा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम डी से लेकर इस तरीके से डी से लेकर बी में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन उतनी सीधी ड्रॉ नहीं हुई है, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे और एक ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है। DCB आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा, DCB आपका एक ट्राइंगल बन चुका है। ये और बना के मैं और ज़्यादा बिगाड़ दे रहा हूँ, बट एनीवेज, ठीक है। DCB आपका एक ट्राइंगल बन चुका है, DAE ऑलरेडी एक ट्राइंगल दे रखा है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ट्राई करेंगे जहाँ जहाँ हम लगा सकते हैं, एंड वहाँ से हमारा आंसर हम ट्राई करेंगे निकालने के लिए, ठीक है। अब जैसे ना ये दो साइड जो आपको इक्वल दे रखी है, इसको भी मैं कुछ मान लेता हूँ, सपोज इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक। ये y हो जाएगा, ये भी आपका y हो जाएगा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम में आपको फटाफट करना है, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3 स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर। तो ये वाली साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि ये जो साइड हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब वैसे ही ये वाली साइड आपको 4 दे रखी है, ये आपको y है, तो आपका हाइपोटेनस वाली जो साइड हो जाएगी, सबसे लंबी साइड जो होती है, वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16। तो ये आपको मिल गया y स्क्वायर प्लस 16 और वो वाली मिल गई y स्क्वायर प्लस 9, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये y स्क्वायर प्लस माइनस 9 हो जाएगा, ये y स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक। अब इसके बाद और हम कहाँ लगा सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम जिससे मुझे x मिल जाए, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, सोचिए ज़रा। ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया, हाँ ये वाला ट्राइंगल बच रहा है यार, ये बड़ा सा DAB। यहाँ भी तो मैं कुछ लगा सकता हूँ ना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी तो लगा सकता हूँ DAB में। तो ट्राइंगल DAB में लगाते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में इसका जो हाइपोटेनस है बड़ी वाली साइड वो कितनी है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा ना। और दूसरी साइड क्या है आपकी, ये वाली साइड, इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। प्लस अब ये वाली साइड का स्क्वायर ए बी साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पूरी साइड कितनी है 3 प्लस एक्स, तो उसका स्क्वायर मुझे करना है, ठीक। अब यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर में हटा सकता हूँ। अब ये 9 अगर इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 25, यानी कि अगर मैं इसको इस साइड लिख दूँ तो 3 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेता हूँ तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव वाला 5 लेता -5 तो वहाँ से मुझे x -8 मिल रहा है, तो -8 हम नहीं लेंगे क्योंकि साइड जो है वो पॉजिटिव में आती है, ठीक है। इस तरीके से आपका x की वैल्यू केवल और केवल 2 पॉसिबल है। अब भैया स्क्वायर ऑफ साइड की स्क्वायर का साइड 2 आ गया है, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो a आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सपोज आपको कोई डायग्राम दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल कुछ भी दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है, तो आपको अगर 90 डिग्री दिख रहा है ना तो उसका आपको मैक्सिमम यूज करना है। यहाँ मुझे 90 डिग्री दो जगह दिखा, एक 90 से तो मैं एक ट्राइंगल ऑटोमेटिकली बना दे रहा था, जबकि दूसरे 90 से कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा था। तो मैंने ट्राई किया, एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, थोड़ा सा एक ट्राइंगल बनाया, तो वहां से मुझे कुछ ना कुछ हेल्प मिली। आप उसको ना सॉल्व करते रहेंगे, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम ही आपको लगाना है, उसको आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और यही इसका बेस्ट मेथड है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ मैन साइकिल्स एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज ऑफिस एट 11 AM एंड व्हेन ही साइकिल्स एट 12 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस देयर एट 9 AM। एट व्हाट स्पीड शुड ही साइकिल सो दैट ही रीचेस हिज ऑफिस एट 10 AM, ठीक है। तो बेसिकली आपसे बोल रहा है कि अगर अपने घर से वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो अपने ऑफिस 11 AM पे पहुंचेगा, और जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलेगा तो 9 बजे पहुंच जाएगा सुबह। तो कि उसको किस स्पीड से जाना चाहिए कि वो 10 बजे ही ऑफिस अपने पहुंच जाए, ठीक है। तो यार करने को तो आप कर लेंगे, बहुत ही आसान सा है, बस आपकी अप्रोच ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप करते हैं वो ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। तो देखिएगा क्या आप किस तरीके से आपको इसको करना चाहिए, इसका बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना, जैसे कि आपको पता होगा एक बेसिक सा फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू
टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। और इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ठीक, ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर ना यहाँ पे आप देखिएगा कि अपने घर से ऑफिस वो जा रहा है, यानी कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर बार, तो ये जो डिस्टेंस वाला पार्ट है, ये डिस्टेंस ये हर बार कांस्टेंट ही रहने वाली है। यानी कि मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ से, मैं क्या देख रहा हूँ कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यानी कि स्पीड अगर आपकी बढ़ जाएगी तो आप जल्दी पहुंचेंगे, स्पीड कम रहेगी तो आपको देर लगेगी, ज़्यादा टाइम में आप पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, आपको पता ही होगा। तो इसीलिए ना इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम इसको रेशियो की हेल्प से सॉल्व करने का देखते हैं। जैसे कि सपोज करिए अगर मैं स्पीड का रेशियो लगाता हूँ पहली कंडीशन में और बाद की कंडीशन में, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन में। स्पीड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला था, उसकी स्पीड अगर 8 है तो वो 11 बजे पहुंचेगा, और वहीं उसकी स्पीड 12 है तो 9 बजे पहुंचेगा। तो अगर उसकी स्पीड 8 है, पहली कंडीशन में उसकी स्पीड 8 है और बाद की कंडीशन में उसकी स्पीड 12 है, ठीक है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 से कट जाएगा, ये 2:3 मिल जाएगा मुझे, स्पीड का रेशियो मिल रहा है। ठीक है, स्पीड का रेशियो मुझे मिल गया 2:3। अब मेरे से बोलता है टाइम का रेशियो बताओ, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो और कुछ नहीं, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया रीज़न क्या था, क्योंकि ये टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो स्पीड जिस हिसाब से बढ़ रही होगी उस हिसाब से आपका टाइम घटेगा, या इसका उल्टा भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को मिल गया, क्या मिला यहाँ पे मुझे, हाँ, टाइम का रेशियो मिल गया 3:2। यानी कि पहले अगर मुझे 3 यूनिट टाइम लग रहा है तो अब मुझे केवल 2 ही यूनिट टाइम लगेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि पहले वो 11 बजे पहुंच जा रहा था, अब 9 ही बजे पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता लगा कि 2 घंटे पहले पहुंच रहा है। पहला टाइम और दूसरे टाइम के बीच का गैप मुझे मिल गया 2 आवर। पहले 11 बजे पहुंच रहा था, अब 9 बजे पहुंच जा रहा है, 2 आवर मुझे गैप मिल गया। तो ये इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, 1 यूनिट का गैप, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, इन दोनों के बीच का गैप 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान है 2 आवर, 2 घंटे पहले वो अब पहुंच जा रहा है दूसरी सिचुएशन में। तो 1 यूनिट का मान 2 आवर है, तो ये 3 यूनिट का मान हो जाएगा 6 आवर्स और 2 यूनिट का मान हो जाएगा 4 आवर्स। यानी कि पहले उसको 6 घंटे लग रहे थे घर से ऑफिस पहुंचने में, अब उसको केवल 4 ही घंटे लग रहे हैं घर से ऑफिस पहुंचने में। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर आपसे बोलता कि कितने बजे वो घर से निकलता है डेली का डेली, तो आप क्या करते, किसी भी वाले में इक्वेशन में आप रख लेते, जैसे कि क्या है, यहाँ 11 बजे पहुंच रहा है तो कितने बजे वो निकला होगा, क्योंकि पहली कंडीशन में उसको 6 घंटे लग रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा देंगे 11 में से 6 माइनस कीजिए, यानी कि 5 बजे वो घर से निकल रहा होगा, 5 AM, है ना। अगर दूसरी कंडीशन से देखते तब भी आ जाता, क्योंकि 9 बजे पहुंच रहा है तो 9 से 4 घंटा पहले करना पड़ता, 9 से 4 घंटा पहले, यानी अगेन 5 बजे ही वो घर से निकलेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि किस स्पीड से उसको साइकिल चलानी चाहिए कि वो 10 बजे जो है अपना ऑफिस पहुंच जाए घर से। ठीक है, तो वापस इसी में आते हैं। इसका मतलब क्या था कि 5 बजे वो निकल रहा है और 10 बजे वो पहुंच जा रहा है, यानी कि अब उसको कितना टाइम लगना चाहिए, 5 घंटे उसको लगना चाहिए अपने घर से ऑफिस पहुंचने में, ये बोल रहा है। पहले 6 घंटा लग रहा था, बाद में 4 घंटा लग रहा था। 6 घंटा लग रहा था तो वो 11 बजे पहुंच रहा था, 4 घंटा लग रहा था तो वो 9 बजे पहुंच रहा था। अब 5 घंटे उसको लगेंगे क्योंकि 10 बजे उसको पहुंचना है, तो किस स्पीड से उसको साइकिल चलानी है। तो इसके लिए मुझे क्या, डिस्टेंस पहले निकालनी पड़ेगी, है ना, डिस्टेंस मुझे निकालनी पड़ेगी। और आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हमने पीछे देखा, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो अगर मैं किसी भी वाली इक्वेशन में रखता हूं, जैसे मुझे पता है पहले मेरी स्पीड थी कितना, 8 किलोमीटर पर आवर और बाद में थी 12 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं किसी भी वैल्यू में रख लेता हूं, सपोज मैं पहले वाले में रख लेता हूं, उसकी स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8 किमी पर आवर, और टाइम उसको लग रहा है कितना, 6 आवर लग रहा था पहले, इंटू 6 आवर। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 48 किलोमीटर। ठीक है, 8 6 48। अगर दूसरे से क्या होता, 12 इंटू 4, तब भी 48 ही आता, सेम ही आएगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब उसके घर से उसकी ऑफिस की दूरी है 48 किलोमीटर, टाइम उसको लगना है 5 आवर्स। तो यहाँ से मैं स्पीड निकाल दूंगा, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 48/5। तो ये आपका आ जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डी वाला। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जहां हमको रेशियो के बेसिस पे ही हमारा आंसर आ जाएगा। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, किन्हीं भी 2 चीज़ों का आपको रेशियो की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अभी स्पीड और टाइम का हमने निकाला, हो सकता है स्पीड और डिस्टेंस का आ जाए, टाइम और डिस्टेंस का आ जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग वो भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो यार यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए एक आध तरीके और हैं, एक बेसिक मेथड से आप कर सकते हैं, बाकी इसमें एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी किया जा सकता है, बट सबसे बेस्ट वाला जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25% एंड राज इंटेंड्स टू स्पेंड एन एडिशनल 15% ऑन पेट्रोल, बाय हाउ मच विल ही रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज्ड।
यानी कि आपसे बोल रहा है पेट्रोल का दाम जो है वो 25% बढ़ गया है, लेकिन राज जो है ना वो 25% बढ़ा हुआ प्राइस नहीं देना चाहता है, वो केवल 15% ही एक्स्ट्रा पे करना चाहता है। अब भैया पूरे पैसा नहीं देगा तो तेरे को पूरा पेट्रोल थोड़ा मिलेगा, तो वही वो पूछ रहा है कि कितना परसेंट उसको पेट्रोल कम मिलेगा। अब ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और आपको अप्रोच देखनी है, क्या आपकी अप्रोच रहती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ना कि स्टार्टिंग में पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपया, 1 लीटर प्राइस ऑफ पेट्रोल है 100 रुपया, जो कि अब कितना हो जाएगा, 25% बढ़ जाएगा तो 125 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। लेकिन राज भैया जो हैं, राज भैया 125 रुपये पे नहीं करना चाहते 1 लीटर पेट्रोल के लिए, वो चाहते हैं कि वो केवल 15% ही पे करे, यानी 100 रुपये पहले पे कर रहे थे तो अब 115 रुपया पे करेंगे राज भैया। ठीक है, जबकि जो पेट्रोल का प्राइस वो तो 125 ही रुपया है। अब भैया 125 रुपये में आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था, अब आप 115 रुपये देंगे, अब आपको 1 लीटर पेट्रोल थोड़ा मिलेगा, अब आपको कम मिलेगा, पैसे कम दे रहे हैं तो कम पेट्रोल मिलेगा। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ ये प्राइस का रेशियो हो गया, भाई साहब इतना दे रहे हैं और 1 लीटर पेट्रोल होता इतने का है, तो हमको क्या पूछा है, कितना हमको मिल रहा है, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंजप्शन का जो रेशियो होता है ना वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि 125 रेशियो 115 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पीड और टाइम वाले में क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, यानी कि अगर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको कोई डिस्टेंस कवर करने के लिए कम टाइम लगेगा, वहीं अगर आपकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड आप कम कर लेते हो तो उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वहीं अगर आप किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो आप सेम प्राइस में अगर उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो आपको पूरा थोड़ा अमाउंट, पूरा थोड़ा क्वांटिटी मिलेगी, आपकी क्वांटिटी घट जाएगी। तो घटेगी किस रेशियो में, जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ रहा है उसके इन्वर्स रेशियो में आपका कंजप्शन का प्राइस होगा। ठीक है, तो उसके इन्वर्स रेशियो में आपको वो मिलेगी चीज़। तो यहाँ 115 रेशियो 125 प्राइस था, तो इसीलिए कंजप्शन का रेशियो 125 रेशियो 115 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, इन परसेंटेज में दे रखा है सारे आपको ऑप्शन। तो क्या होगा यहाँ पे आपका इन दोनों का आपको डिफरेंस करना है, 125 माइनस 115 होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन इनिशियल होता है 125 और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100। तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 4 इंटू 2 यानी कि 8% आपका आंसर हो जाएगा, इतना परसेंट आपको कम मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या था यार, पेट्रोल का प्राइस 100 से 125 हो गया, अब देना मुझे 115 रुपये, 115 रुपये दूंगा तो पूरा पेट्रोल मिलेगा नहीं। अब देखिए 125 रुपये अगर मैं देता तो मुझे 1 लीटर पेट्रोल मिलता, अब मैं 115 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे कितना लीटर पेट्रोल मिलेगा, 8% कम कर दूंगा तो यानी कि 0.92 लीटर मुझे इस बार पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है, इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मान लेते कि अगर मैं एडिशनल 15% नहीं देता, एडिशनल 15% पे नहीं करता, मैं 100 ही रुपये दे रहा हूँ, 100 रुपये पहले दे रहा था, अब 125 रुपये पेट्रोल का दाम हो गया, अगर मैं 100 ही रुपये देना चाहता हूँ, उसी में अपना जितना भी पेट्रोल मिल रहा है वो लेना चाहता हूँ, तो क्या हो जाता, पहले क्या था 100 से 125 हो जा रहा था, अब यहाँ पे 125 से 100 हो जाता। उस केस में कितना कंजप्शन रिड्यूस होता, तो ये हो जाता 25 अपॉन 125 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से कट जाता 5 बार, यहाँ से कट जाता 20 बार, तो तब आपका 20% आंसर होता। ठीक है, अब यहाँ पे तो भाई साहब 15% दे ही रहे हैं एक्स्ट्रा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, तो 15% एक्स्ट्रा देंगे, इसलिए आपका आंसर 8% है। तो ये आपकी बेस्ट अप्रोच है, इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि अ ग्रुप ऑफ 30 men इज सपोज टू डू ए वर्क इन 38 days, but after 25 days 5 extra men join the work and now the work is completed 1 day before. If the additional men were not employed, in how many days the work will be completed? ठीक है, बढ़िया सवाल है, इस क्वेश्चन को आप समझना। पहले ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि 30 लोगों को अपॉइंट किया गया किसी काम को करने के लिए, और ये एक्सपेक्ट किया, ये सपोज किया कि 38 दिन के अंदर वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि 25 दिन तक तो 30 लोगों ने काम किया, ठीक, उस 25 दिन तक काम किया, उसके बाद 5 और लोग जुड़ गए, 25 दिन तक उतने लोगों ने काम किया, उसके बाद 5 लोग और जुड़ गए। अब जो काम था ना आपका, तो जो गिवन टाइम था 38 दिन, उससे एक दिन पहले खत्म हो जाता है। तो अब बोल रहा है कि अगर एक्स्ट्रा मैन नहीं आए हुए होते, ठीक है, तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाता। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा किस तरीके से आप इसको करेंगे। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग एक मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे 30 मैन को क्या बोल रहा है कि 38 दिनों में काम को खत्म करना है, वो लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क जब हम निकालते हैं ना, तो टोटल वर्क को वो लोग 30 इंटू 38 करके निकालने की देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? ऐसा कहीं नहीं बोला है कि 30 लोग 38 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 30 लोगों को अपॉइंट किया गया है कि 38 दिन में वो काम को निपटा देंगे। सपोज टू डू, इंग्लिश में लिखा है सपोज डू टू, और आपका हिंदी में लिख रखा है कि एक काम को करना है 38 दिनों में। ऐसा नहीं बोला है कि 38 दिन में वो कर लेते हैं, इसीलिए टोटल वर्क वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम कैसे करेंगे आगे सॉल्व। अब बोला है कि स्टार्टिंग में पहली कंडीशन आपको दी है कि 25 दिनों तक तो 30 मैन काम कर रहे हैं, 25 दिनों के बाद कुछ लोग आ रहे हैं, तो पहले मैं 25 दिनों तक देखूंगा कितना काम हो चुका है। ठीक है,
तो इसको मैं अगर लिखता हूँ वर्क W1 लिख लेता हूँ, ठीक है। पहला काम कितना हो जाएगा, 30 लोगों ने काम किया और 25 दिनों तक काम किया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 750, ठीक। यानी कि 25 दिनों तक 750 काम हो चुका है, 30 लोगों ने 750 काम कर लिया है। अब बोलता है कि 25 दिन के बाद 5 एक्स्ट्रा मैन ज्वाइन हो जा रहे हैं और अब जो काम है वो एक दिन पहले हो जा रहा है, यानी 38 था तो 37 दिन में आपका काम खत्म हो जा रहा है। 37 दिन में खत्म हो रहा है, 25 दिनों तक हमने काम ऑलरेडी कर लिया है, तो यानी कि कितने दिन और काम करना है, 12 दिन करना है। 37 माइनस 25 यानी कि 12, और कितने लोग करेंगे इस बार, 30 नहीं करेंगे, 5 लोग और जुड़ गए, यानी 35 लोग 12 दिन तक और काम करेंगे। तो यहाँ से वर्क 2 अगर मैं निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा आपका 35 लोग काम कर रहे हैं और 12 दिनों तक काम करेंगे, ठीक है। 12 कैसे आया मैंने आपको बता ही दिया, तो ये आ जाएगा आपका 420 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला काम 750 का था, दूसरा काम 420 था, तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 750 प्लस 420 यानी कि 1170 आ जाएगा। तो आपका जो टोटल काम था वो 1170 है। अब आपसे बोला है कि इफ द एडिशनल मैन वर नॉट एम्प्लॉयड तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैन नहीं आ रहे, 30 ही आदमियों को काम करना है, तो वो सारा का सारा काम कितने दिनों में खत्म कर देंगे। 1170 काम था और 30 लोग करेंगे, तो क्या करना होता है हमको, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए डायरेक्टली, ठीक है। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल वर्क मिल गया 1170 और नंबर ऑफ मैन कितने, 30, क्योंकि एक्स्ट्रा मैन जुड़ने नहीं चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा 120, 40 बार होता है तो ये 39 आ जाएगा। तो इसका मतलब 39 डेज आपको लगते। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब स्टार्टिंग में तो लिखा है कि 38 दिनों में सपोज किया जाता है कि वो कर लेंगे 30 काम, 30 आदमी, लेकिन अगर कुछ भी सिचुएशन नहीं होती, ना कोई आता ना कोई जाता, तो वो 30 आदमियों को करने में 39 डेज लग जाते, 38 दिन नहीं लगते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। और जो बड़ी मिस्टेक लोग कर देते हैं वो टोटल वर्क करने के लिए 30 × 38 कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 to 650 इंक्लूडिंग बोथ विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7। यानी कि 500 से लेकर 650 तक दोनों नंबर्स को इंक्लूड करना है। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि ना तो 3 से डिवाइड होते हैं और ना ही 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने का बेस्ट मेथड देखते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको पता ही होगा, यहाँ पे हमको इस तरीके से एक रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल कुछ बना देना होता है, और इसके बाद हमको सबसे पहले निकालना होगा कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, और ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 × 7 यानी कि 21 से डिवाइड होते हैं, जो कि मतलब 3 से भी डिवाइड होंगे और 7 से भी डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको करते हैं, एक सर्कल बनाया 3 वाला, एक सर्कल बनाया 7 वाला, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वो सारे नंबर्स होंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं, ये होगा जो वो सारे नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं, और ये बीच वाला जो हो जाएगा ये वो सभी नंबर जो 7 × 3 यानी 21 से डिवाइड होते हैं, यानी कि दोनों नंबर, दोनों 3 और 7 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो अब देखिए सबसे पहली बात, ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के अंदर टोटल कितने नंबर्स होंगे आप बताइए। रेक्टेंगल के अंदर बेसिकली वही सारे नंबर्स होंगे, यानी 500 से लेकर 650 तक जितने भी नंबर्स लाई करते हैं। तो ये एक्चुअली में है कितने, तो 650 माइनस 500 करूंगा तो 150, बट 150 नहीं होंगे, ये होंगे 151, ठीक है। बहुत ही कॉमन है क्योंकि मुझे 500 को भी इंक्लूड करना है। अगर 501 से बोलता तो 150 होता है, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर जो है रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल के अंदर है 151। अब उसके अंदर मुझे नंबर ऑफ 3 फाइंड करने हैं, 7 फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ 21 फाइंड करने हैं, जो कि 21 से डिवाइड होते हैं, मतलब उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या है ना, एक्चुअली में यहाँ हमसे पूछ रखा है ये वाला, बताइए, हाँ ये वाला नंबर आपको बताना है। यहाँ पे जो भी लाई करते हैं, यानी कि ना वो 3 से डिवाइड होंगे और ना ही 7 से डिवाइड होंगे, तो ये वाला आपको पूछा है। तो पहले हम 3 से वाला निकालते हैं कि 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको 3 से 500 को डिवाइड करना है। सबसे पहला नंबर 500 है ना आपका, तो 3 से 500 को आपको डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा, 16 टाइम से हो जाएगा 48, फिर 2 और 0। अब यहाँ मैं अगर 3 6 18 लेता हूँ तो छोटा नंबर मिल जाएगा, लेकिन मुझे बड़ा नंबर चाहिए 500 से ऊपर, तो 167वां वो टर्म होगा, ठीक है। 167 वो टर्म होगा 3 का, मतलब 167 मल्टीपल होगा 3 का, जो 500 या 500 से ऊपर आता है। अब सबसे आखिरी वाला नंबर मुझे बताना है, ठीक है। आखिरी का नंबर यानी 650 या उससे जस्ट छोटा नंबर बताओ कौन सा मल्टीपल है 3 का बेसिकली, जो कि मतलब इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो 3 से डिवाइड करूंगा इसको इस बार में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 63 होता है आपका 21 टाइम्स 63 होता है ना, यप, और 2 0 बच जाएगा। उसके बाद 3 6 18 एंड 3 7 21। इस बार 7 नहीं लूंगा क्योंकि वो 650 से ऊपर हो जाएगा, तो
छोटा वाला लेना होगा, यानी कि 216th वो टर्म होगा, यानी कि 216th वो मल्टीपल होगा 3 का जो 500 और 650 के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर्स कितने हो गए, यानी टोटल कितने मल्टीपल्स हो गए जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। तो इसको मुझे निकालना है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 49 आएगा, प्लस 1 कर देना, अगेन 50 हो जाएगा। यानी कि 3 से डिवाइड करने वाले ये टोटल नंबर जो मुझे मिल गए ना, ये नंबर्स मुझे मिल गए हैं 50, यानी 3 के ऐसे 50 मल्टीपल्स है जो 500 से लेके 650 तक लाई करते हैं। अब इसी तरीके से मैं 7 के लिए निकालूंगा, तो कैसे हो जाएगा, 7 से मुझे डिवाइड करना होगा 500 को, तो ये हो जाएगा 7 7 जार 49, एक जीरो बचेगा। अब 7 2 जार लूंगा, 1 जा 7 छोटा हो जाएगा, तो 72nd टर्म मिला मुझे। ठीक है, और आखिरी वाला कौन सा होगा, 650 को इस बार 650 को डिवाइड करना होगा 7 से, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 63, 2 0। अब 3 जार लूंगा, 21 बड़ा हो जाएगा तो छोटा वाला लूंगा। ठीक है, 92nd टर्म, तो टोटल कितना हो गई, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 यानी कि 21। तो 7 से डिवाइड होने वाले मुझे 21 टर्म्स मिल गए। ठीक है, ये मुझे मिल गए 21 टर्म्स। अब 21 से डिवाइड होने वाले चाहिए बीच में जो आ गया आपका ये। ठीक है, 21 से डिवाइड होने वाले भी तो पता होने चाहिए ना आपको। तो अब इसी तरीके से हम 21 से डिवाइड होने वाले निकालते हैं। तो 21 से सबसे पहले मुझे 500 को डिवाइड करना होगा, तो 2 जार 42, ये बच जाएगा 80। अब 3 जार करूँगा 63, छोटा हो जाएगा, मुझे बड़ा वाला चाहिए, तो 24th मुझे मिल गया पहला। और इसके बाद अगला कौन सा होगा उसको पता करने के लिए इस बार 650 को डिवाइड करना होगा 21 से, तो ये हो जाएगा 21 3 जार 63, 2 0। और इस बार अगर मैं 1 टाइम्स लेता हूँ तो वो ऊपर हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे छोटा वाला लेना होगा 30th। ठीक है, तो 24th से लेके 30th टर्म तक टोटल कितने हो गए, 7 टर्म्स हो गई है। तो इसका मतलब 21 के टोटल 7 मल्टीपल्स हैं जो कि 500 से लेके 650 तक लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। अब ना यहाँ पे आपको कैसे करना है, इसका मतलब हुआ क्या बेसिकली ना, यानी कि 50 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं 500 से लेके 650 तक। ठीक है, जिसके अंदर ऐसे भी नंबर्स आ चुके हैं जो कि 21 से डिवाइड होते हैं। ये 7 जो लिख रखा है ना, ये 7 वही है, ये 7 लिखा है ना, ये 7 वही है जो कि 3 के मल्टीपल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुके हैं। तो मुझे इनको हटा देना है, यानी कि 50 में से 7 माइनस करूंगा तो 43 वो टर्म्स हो गए, 43 वो मल्टीपल्स होंगे जो कि 500 से लेकर 650 तक लाई करेंगे, जो केवल और केवल 3 से डिवाइड होंगे, बल्कि 3 और 7 दोनों से नहीं होंगे। उसी तरीके से मुझे ये वाले बताने होंगे, 7 के टोटल कितने मल्टीपल्स हैं, मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाते हैं लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 21 ये था, 21 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 14 मुझे मिल जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे पूछता हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 to 650 इंक्लूडिंग बोथ विच आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 7, तो आपका आंसर कितना होता, आपका आंसर होता 43। अगर आपसे बोलता कितने नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल होते हैं लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो आपका आंसर कितना होता, 14। ये वाला आंसर आपका होता 14। और उसी तरीके से अगर आपसे पूछता ऐसे कितने नंबर्स है जो 7 और 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होते हैं, तो वो आपका आंसर होता है ये 7। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है वैसे कि 500 से लेकर 650 तक टोटल नंबर्स कितने हैं जो कि ना तो 3 से डिविजिबल होते हैं और ना ही 7 से, यानी कि बाहर वाला आपसे पार्ट पूछा है, ये जो मैंने शेड कर रखा है ऑलरेडी, ये पूछ रखा है आपसे, तो कितना हो जाएगा ये, तो अंदर वाला पार्ट मुझे पहले निकालना होगा, ये हो जाएगा 43, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 43 प्लस 14 प्लस 7। ठीक है, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 50 प्लस 14 यानी 64 टोटल टर्म्स हैं। तो आपका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा 151 माइनस 64, यानी कि कितना 87 आपका आंसर आ जाएगा। तो सी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम की हेल्प से आपसे कुछ भी पूछा है तो आप बता सकेंगे, तो यही इसका बेस्ट मेथड था, ऐसे ही आपको इसको करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।